नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पाल आप सभी का अपने YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम रैंकर्स में वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने देखा पिछली दो क्लासों में संख्या पद्धति के दो मुख्य टॉपिक, एक यूनिट डिजिट और दूसरा कैटेगरी ऑफ नंबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसी में संख्या पद्धति के चैप्टर में ही एक और टॉपिक है जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। आज उसे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे किन किन नंबरों की विभाज्यता पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। नंबर्स की बात करें, वैसे तो जो क्वेश्चन की बात करो, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, तो मुख्यतः 3 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया। लेकिन कई सारे एग्जाम्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 11 के बाद में भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम इतना देखेंगे कि अगर डिविजिबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को लेकर के है, या इनसे मिले हुए अंक, जैसे कि 1188 की विभाज्यता कभी भी पूछ लेता है, 1199 की विभाज्यता कभी भी पूछ लेता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे अंक ले लेगा जिसमें दो अंक मिले हुए होते हैं, जैसे कि 99 हो गया, 88 हो गया। इसी तरह दो संयुक्त अक्षरों से विभाज्यता पूछ लेता है। लेकिन अगर यहाँ से पूछेगा भी तो जो बेसिक विभाज्यता होती है, जैसे 11 नेम 99 है, उनके गुणनखंडों की अगर विभाज्यता हमें पता है तो हम आसानी से बता देंगे 99 संख्या विभाज्य होगी या नहीं होगी। 88 है, 88 में भी 11 है, 8 है, इनकी विभाज्यता चेक कर लेंगे, इनकी गुणनखंड विभाज्यता से पता चल जाएगा कि संख्या 88 विभाज्य है या नहीं है। और गुणनखंड वही करेंगे जिनकी विभाज्यता हमने पढ़ रखी होती है। एक सवाल यहाँ से बन जाता है, 8 नेम 72, 72 से भी डिविजिबल संख्या है या नहीं ये पूछ लेता है। तब हमें ये ध्यान रखना है संख्या 9 से विभाज्य होगी और 8 से विभाज्य होगी, और जहाँ जहाँ 8 होगा वहाँ पर आखिरी के 3 अंकों में एक वैल्यू हिडन ज़रूर दी जाती है, वो चाहे वेरिएबल के फॉर्मेट में हो या किसी चिन्ह विशेष के फॉर्मेट में हो। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले 1 को लेकर के, इसके बाद 2 है, 3 है, क्रम से सीखेंगे सारी चीज़ें। जिनकी सिमिलर होगी उनकी एक साथ देख लेंगे, जिनमें स्पेशली कोई रूल लग रहा होगा उनको अलग से देख लेंगे। अगर आप 1 की बात करो तो 1 जो है सारी संख्याओं में होता है, वो गुणा में भी होता है, भाग में भी होता है। जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं वहाँ पे बताया जाता है कि 1 सभी का मल्टीपल है, सभी का गुणज है। तो 1 की डिविजिबिलिटी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन अगर बात 2 की हो, 4 की हो, 8 की हो, 16 की हो, आगे और भी ऐसी होती चली जाए, तो हमें याद रखना है 2 है 2 की पावर 1, 4 है 2 की पावर 2, 8 है 2 की पावर 3, इसी तरह आगे 2 की पावर 4 है, 5 है, संख्याएं बनती चली जाएंगी। एक पैटर्न पे काम होता है, जब उसे पता कर लिया जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे 32 की पूछे और भी पूछे वो भी निकल के आ जाएगी। फिलहाल क्वेश्चन की बात करोगे तो 8 से बन जाता है, 2 और 4 से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन सिमिलर है तो इनको एक साथ हम पढ़ लेते हैं। 2 की विभाज्यता में जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक वो या तो 2 हो, 4 हो, 8 है, 6 है, 0 है, या फिर इतना कह लें कि अंतिम अंक एक सम संख्या हो, एक सम संख्या हो जिसमें 0 भी शामिल हो। अंतिम अंक एक सम संख्या हो जाए, या 0, 2, 4, 6, 8 इस फॉर्मेट में हो। 2 की पावर 2 यानी कि 4 की व्यवस्था पूछी जाए तो जो अंतिम अंक है, इकाई दहाई के अंक, वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होने चाहिए, 4 से पूर्णतः विभाज्य होने चाहिए, या उनके अंत में 2 शून्य हो। संख्या कितनी भी अंकों की हो, 10 की हो, 8 अंकों की हो, 7 अंकों की हो, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए केवल अंतिम के 2 अंकों को चेक करेंगे। 8 में भी यही सीन है, अंतिम पहले 1 अंक था, अब अंतिम के 2 अंक हो गए, अंतिम के 2 अंक हो गए, अब अंतिम के 3 अंक लेंगे, अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंकों में अगर 8 का पूरा भाग जा रहा है तो संख्या फिर कितने भी अंकों की हो, पूरी संख्या हमारी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल जरूर होगी। या आखिरी में अगर 3 0 दिए गए हैं तब भी हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अब चाहे 16 32 भी आ जाए तो वहाँ भी हो जाएगा, अंतिम के 4 अंक 16 से कटने चाहिए, 32 से पूछे अंतिम के 5 अंक 16 से 32 से कटने चाहिए। अब ये जो पैटर्न हमने सीखा है, इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि डिविजिबिलिटी हमें अच्छे से समझ आ जाए, फिर आगे की संख्याओं पर चलते हैं। सपोज करिए हमने ले लिया 4, 5, 6, 7, 8, पूछा जाए ये संख्या
2 से डिविजिबल है या नहीं है, 4 से डिविजिबल है या नहीं है, 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं। 2 के लिए हमें सिर्फ आखिरी का अंक देखना होता है। 2 के लिए आखिरी का अंक देखा हमने, 8 भाग जा रहा है यानी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 4 के लिए हमें आखिरी के 2 अंक देखने होते हैं, 78। 4 एकन 4 हो गया, 3 बचा 38। 38 4 से, 4 के किसी गुणज में नहीं आता है, तो 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। लेकिन अगर 8 से आप चेक करोगे कि संख्या 8 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, तो 8 के लिए यहाँ पर करेंगे 8 अट्ठे 64, मात्र 8 से ही चेक करेंगे आखिरी के 3 अंकों को, सारे अंकों को चेक नहीं करना है। तो 8 अट्ठे 64 हो गया, बचा कितना 3। 38 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। कहने का मतलब ये है 2 में सिर्फ आखिरी का अंक चेक कर लो, पता चल जाएगा पूरी संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। 4 से चेक करना है तो आखिरी के 2 अंकों को पता कर लो, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक इसी तरह 8 का सीन है। अब हम एक संख्या ले लेते हैं, हमने ले लिया, ये 64 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है, 65064। आपसे पूछा जाए 2 से डिविजिबल होगा, अंतिम अंक चेक करेंगे, हाँ होगा। 4 से पूछा जाए 64, हाँ ये भी हो जाएगा। आखिरी के 2 अंक हमने देख लिए 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो पूरी संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी। 8 से चेक करना है, आखिरी के 3 अंक देखो 0 6 4, तो पूरी संख्या भी हमारी डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि ये तीनों से विभाजित हो रही है। कहने का मतलब ये कोई भी आप संख्या ले लीजिए, अगर 2 से चेक करना है विभाज्य है कि नहीं, केवल आखिरी का अंक देखो, पूरी संख्या पता चल जाएगी। 4 में आखिरी के 2 देखो, पूरी संख्या पता चल जाएगी। 8 में आखिरी के 3 अंक देखो, पूरी संख्या पता चल जाएगी पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। इनके बाद में अब सिमिलर विभाज्यता होती है 3 की और 9 की। 3 और 9 दोनों में सेम पैटर्न है, बस इतना है जिससे विभाज्य करने की बात पूछी जाए उसी को लेकर के काम करना है। जैसे कि 3 से पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, संख्या के परिभाषा तो इनकी ये होती है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाज्य है। तो सारी संख्या है ना, जो संख्या है एक्चुअल में वो भी 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी। इसी तरह अगर 9 की पूछी जाए तो यहाँ भी वही सीन है कि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाज्य है, तो दी गई संख्या भी पूरी तरह 9 से विभाज्य होगी। अब हम चेक कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस पे कि 3 और 9 को लेकर के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। 9 से क्वेश्चन बहुत बार आता है, 3 से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन किस वे में बनेगा, किस टाइप से बनेगा, वो देख लेते हैं। हमने ले लिया 3x 5 9 6 7। आपसे कह दिया जाएगा कि दी गई संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य है। पूर्णतया विभाज्य होने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो जब 3 से पूछी गई है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और मान हमें बताना है x का। 3 से 3 काट दिया हमने, 3 3 9 काट दिया, 3 दूना 6 काट दिया, 7 5 12 पूरा पूरा कट गया। जब 7 5 12 पूरा पूरा कट गया, सारी संख्याएं कट चुकी हैं। इन्हें डिजिटल सम भी बोलते हैं कि ये जो संख्याएं दी गई हैं अगर टोटली कट रही हैं तो संख्या हमारी इससे कट जाएगी। अब x की जगह 0 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में इनमें से 1 दिया जाएगा, 3 नहीं दिए जाएंगे, वही हमारा उत्तर बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि इनमें से 2 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, 3 भी दिए जा सकते हैं, बट उस टाइम प्रश्न की जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। वहाँ पर हमसे ये कह देगा कि 3 से अगर विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान बताओ, छोटे से छोटा। तो चाहे सारे ऑप्शन दे दे, छोटे से छोटा बोला है तो 0 लेंगे। कह देगा महत्तम मान बताओ, बड़े से बड़ा, तो हम मान 9 ले लेंगे। ठीक है, 3 के केस में। एक और ले लेते हैं, हमने ले लिया संख्या 6x, फिर ले लिया 4 3 1 2 9 6 7। पूछ लिया जाए ये संख्या है 3 से पूर्णतया विभाज्य, तो x का मान क्या होगा, x का महत्तम मान क्या होगा। महत्तम निकाल लेते हैं। जहाँ जहाँ 3 का गुणज बने, 3 का मल्टीपल बने, उनको वहीं हटाते जाओ। 6 में 3 का डिवाइड होता है, 9 में 3 का डिवाइड होता है, 6 में होता है,
3 में होता है, 2 और 1 3 में हो जाता है। अब 7 4 11 बचा है। 11 के बाद x का कितना मान रख के जोड़ लें जिससे भाग चला जाए। तो 11 में भी हम कम कर सकते हैं संख्या को। यहाँ पे 3 दूना 6 कर दो, बचा 1, यहाँ भी 3 3 कर दो, 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, टोटल हो गया 2। अगर हमें महत्तम मान निकालना है कि बड़े से बड़ा मान क्या है जिससे ये संख्या पूरी पूरी कट जाए, तो अगर 1 रखोगे तो भी 3 का भाग चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, सॉरी 4 रखोगे तो भी भाग चला जाएगा। 4 के बाद में 7 रख लेते हैं तो भी भाग चला जाएगा। अगर महत्तम मान पूछे तो 7 उत्तर देना है, न्यूनतम मान पूछे तो 1 उत्तर देना है। महत्तम और न्यूनतम मेंशन नहीं होगा तो ऑप्शन में जो सही उत्तर हो सकता है उनमें 1 ही रखा जाएगा। इसी तरह 9 के लिए भी कुछ संख्याएं देख लेते हैं। हमने ले लिया 9 1 8 7 5 2 3 और यहाँ एक संख्या ले ली y। कह दिया जाएगा कि ये संख्या जो है 9 से पूर्णतया विभाज्य है, 9 से पूर्णतया विभाज्य है। तो बताओ y के स्थान पे कौन सा मान आएगा। हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे 9 बने, जैसे 3 की डिविजिबिलिटी होती है वैसे ही 9 की होती है। तो 9 8 और 1 9, 7 2 9, अब हो गया 5 3 8। 8 में क्या जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे तो अंकों का योग ही करना होता है ना। 8 में क्या जोड़ दें, जिसकी जगह y का मान मतलब जिसका मान y की जगह रखा जाए तो संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 8 के बाद आता है 9, यानी कि यहाँ 8 बन ही रहा है और 9 बनाना है तो y की जगह रख दिया जाएगा 1, जिसे जोड़ देने पर मान आ जाएगा हमारा 9, अर्थात y का उत्तर क्या आ गया 1। 3 का हो गया, 9 का हो गया, 2 का हो गया है, 4 का हो गया है, 8 का हो गया है। कुछ रूल ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि 5 है। 5 में क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 5 हो, क्योंकि 5 के पहाड़े में ही हम देखते हैं आखिरी में या तो 0 होता है या आखिरी में 5 होता है। अंतिम अंक 5 हो या 0 हो। 6 में क्या होता है, 6 में कह देता है कि जो संख्या है आपकी वो 2 व 3 दोनों से, 2 व 3 दोनों से पूर्णतया विभाज्य हो। 2 व 3 दोनों से पूर्णतया विभाज्य हो। 5 हो गया, अंतिम अंक 5 हो या 0। 6 में संख्या 2 व 3 दोनों से पूर्णतया विभाज्य हो। अब सारी संख्याएं हो चुकी हैं, अब बचा है 7। 7 से हालांकि कोई इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं बनता है लैंग्वेज देख करके कि इसकी विभाज्यता बताओ, क्योंकि उसका पैटर्न अलग है। लेकिन कभी कभी लैंग्वेज के बेस पे वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 7 की विभाज्यता देख लेते हैं। 7 के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, उन सभी रूल्स को एक बार देख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। बुक्स में बताया जाता है 7 के लिए इकाई के अंक का दूना, इकाई के संख्या के इकाई के अंक का दूना, जो भी आपको संख्या दी जाए, संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई का अंक छोड़ने पर, इकाई का अंक छोड़ने पर प्राप्त संख्या से घटा देते हैं जिससे प्राप्त मान से पता चल जाता है हमें कि 7 की विभाज्यता प्राप्त मान से। अगर प्राप्त मान हमारा 7 से विभाज्य है तो संख्या जो भी थी स्टार्टिंग में वो भी 7 से विभाज्य हो रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं इसे, जैसे लिखा हुआ है 343। हमने क्या किया, इकाई अंक लिया, इसका 2 गुना कर दिया 6। इकाई अंक छोड़ने पर बनी संख्या कितनी है 34। 3 का दूना 6 है, 34 से 6 घटा दिया, सॉरी 6 घटा दिया तो बचा कितना 28 बचा। अब 28 अगर 7 से कट रहा है, घटाने पर जो मान बच रहा है वो 7 से कट रहा है, तो डेफिनेटली जो पहली संख्या थी, जो दी गई संख्या थी स्टार्टिंग की इनिशियल वैल्यू थी, वो ज़रूर 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर ये वैल्यू नहीं डिविजिबल होती तो जो स्टार्टिंग की संख्या वो भी डिविजिबल नहीं होती। दूसरी बात 7 के लिए ये भी है, हम ये भी कह सकते हैं कि एक अंक की संख्या अगर 6 बार लिखी हो, एक अंक की संख्या 6 बार लिखी हो तो उसमें 7 का भाग ज़रूर चला जाता है। और वो अंक कोई भी हो, आप डिवाइड देख करके देखोगे तब भी आपको पता चलेगा
कि हाँ ये बात सही है, एक अंक की संख्या 6 बार लिखी हो तो ज़रूर 7 का भाग चला जाता है। अब 1 लिख लो, चाहे 2 लिख लो, चाहे 3 लिख लो, 1 से 10 तक की गिनती में कोई भी अंक रिपीट करके आप 6 बार लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है। दूसरा, 2 अंकों की संख्या अगर 3 बार लिख ली जाए, 23 23 23, आप ट्राई करोगे तो पता चलेगा संख्या कट रही है नहीं कट रही, डेफिनेटली विभाजित होगी है। कोई भी संख्या ले लो, आप ले लो 43 43 43, ये 2 अंकों की संख्या 3 बार लिखी गई है। एक और ले लेते हैं, सपोज करिए 69 ले लिया, 69 ले लिया, 69 ले लिया। एक अंक आपका 6 बार लिखा हो 7 से, ज़रूर डिविजिबल होगी वो संख्या। 2 अंकों की संख्या 3 बार लिखी हो 7 से, ज़रूर डिविजिबल होगी वो संख्या। या फिर 3 अंकों की कोई भी संख्या 431 431 2 बार लिखी हो, 3 अंकों की कोई भी संख्या 2 बार लिखी हो, हमने ले लिया 729 729, ये भी 3 अंकों की संख्या जो 2 बार लिखी है, हमने ले लिया 141 141, 3 अंकों की संख्या हमने ये भी 2 बार लिखी है, ये भी ज़रूर 7 से कटेगी। 7 के केस में हमें यह देखना, इसका यूज़ तब हो जाता है जब संख्या बड़ी बड़ी दे देता है, हमारे पास वक्त कम होता है, पूछ ले कि संख्या से संख्या डिविजिबल होगी या नहीं, या 7 का कोई बड़ा गुणज दे दे, कह दे ये संख्या कटेगी उससे 49 से, या कोई भी बड़ा गुणज जो 343 से, तो हमें यही चेक कर लेना है कि अगर 7 से डिविजिबल होगा तो संख्या से भी ज़रूर डिविजिबल होगा, फैक्टर पता चल जाता है। एक अंक की संख्या 6 बार लिखी हो, या 2 अंकों की संख्या 3 बार लिखी हो, या 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी हो, तो संख्या ज़रूर 7 से विभाजित हो जाती है। यहाँ तक की बात में अब शेष रह गया हमारा 11। 11 में क्या होता है, 11 की जो डेफिनेशन है वो ये लिखी गई है, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। यहाँ गलती ये ना करना कि आप सम अंक ले लो और विषम अंक ले लो, उनका अंतर कर दो, वो नहीं करना है। सम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं, अब वो चाहे कोई भी अंक हो, सम हो या विषम हो, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग। डेफिनेशन इसकी इसी तरह से है, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, जिसके लिए माइनस लगा लिया, 0 हो या 11 का गुणज हो। 11 के गुणज का मतलब है इसका मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब पहाड़, आप 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, ऐसा करने पे संख्या हमारी ज़रूर डिविजिबल हो जाएगी 11 से। इतनी बात समझ गए होंगे आप। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए कोई एक संख्या हम ले लेते हैं, सपोज करिए ले लिया 13 61 0 52, चेक कर लेते हैं ये संख्या डिविजिबल होगी 11 से या नहीं होगी। तो चेक कैसे करना है, वही पैटर्न है, आप डेफिनेशन पे ना जा करके इतना याद रख सकते हो कि एक को छोड़ के अल्टरनेट बोल सकते हो, एक के साथ 6 जोड़ लो, 6 के साथ 0 जोड़ दो, एक एक अंक छोड़ के इसके साथ 2 जोड़ लो, इनका टोटल लिख लो, फिर जो बचे हुए हैं 3 के साथ 1, 1 के साथ 5, इनका टोटल लिख लो, टोटल करने के बाद में माइनस करो। अगर हमारा माइनस जो फाइनली आंसर आता है सब्ट्रैक्शन करने के बाद में 0 आता है तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 का गुणा जाता है, 11 आ जाए, 22 आए, 33 आ जाए, तो संख्या डिविजिबल हो जाएगी 11 से। चेक करते हैं, 6 और 1 हो गया 7, 7 के बाद 0 जोड़ा, फिर 7, फिर 2 जोड़ा, ये 9 हो गया, 3 और 1 4, 4 और 5 9 हो गया, 9 से 9 घट गया, हमारा 0 आ गया, यानी कि जो दी गई संख्या थी 13 61 0 52 डेफिनेटली 11 से पूर्णतया विभाज्य है। अब कई बार क्या होता है, ये संख्या बड़ी होती है, संख्या छोटी होती है, और जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो सारी संख्या नहीं देगा, एक संख्या आपकी हिडन दे देगा छुपा के, चाहे वेरिएबल कर दे एक्स वाई जेड ए बी सी, या फिर कोई चिन्ह ले लेता है, स्टार लगा देता है, हैज़ लगा देता है, फिर कहेगा कि बताइए इनका मान क्या होगा। हमें उसी छिपे हुए अंक को ऐसे ही पैटर्न में करना है, सम स्थानों के अंकों को योग अलग करेंगे, वो चाहे कहीं भी है, विषम स्थानों के अंकों को योग अलग करेंगे, माइनस करेंगे, और फिर ये चेक कर लेते हैं यहाँ रखने पे उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन की बात करोगे तो क्वेश्चन मैक्सिमम जो बनता है आपका 3 से बन जाता है, 9 से बन जाता है, 11 से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन संख्याएं आगे भी, जैसे कई बार 13 की डिविजिबिलिटी पूछने लगते हैं, 17 की, 19 की, 21 की, इन सब में एक ही पैटर्न काम करता है, और पैटर्न वही है जो 7 में काम किया है। एक छोटे से 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमें 7 दे दिया, ठीक है, 7 के बाद हम और लेते हैं प्राइम नंबर, 11 लेते हैं, 13 ले लेते हैं, और 13 के बाद में 17 आ जाता है, ऐसे और भी अंक आते रहते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि कैसे
काम करता है 7 की विभाज्यता का नियम, 11 की, 13 की, 17 का। तो हम आसानी से इन सारे सवालों का आंसर दे सकते हैं कि अगर हमसे आगे चल के 29 का पूछ ले, 31 का पूछ ले, 41 का पूछ ले, उनका भी डिविजिबिलिटी का रूल इन्हीं पैटर्न पे काम करता है। देख लेते हैं कुछ संख्याओं में, देखिए कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना देखना होता है कि 7 है या 11 है या 13 है या 17 है, इनका एक मल्टीपल ऐसा लेना है जो नियर अबाउट हो 10 के पहाड़े के आसपास, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। 7 है, 7 दूना 14, 7 तियाँ 21 होता है। तो हम उस जो 10, 20, 30, 40 संख्याओं के नियर अबाउट जो डिजिट आ जाएगा उसको लिख लेंगे। अब 21 के फैक्टर इस तरह से करेंगे कि 10 अलग हो जाए, जो बचा गुड़ा है वो अलग हो जाए, और प्लस माइनस में 1 ही आना चाहिए। तो 10 दूना 20 और 1 21, यही यहाँ पे करना है। 11 ऑलरेडी 10 के आसपास है, इसे 11 लिख लेंगे और कर लेंगे यहाँ पर 1 गुणा 10 प्लस 1। इसी तरह हम देख रहे हैं 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 39 ज़्यादा नज़दीक है, हम यहाँ लिख लेंगे 39, और 39 को लिख सकते हैं हम कैसे, 10 चौक 40, 4 गुणा हो गया 10 और माइनस कर देंगे 1, तो फाइनली हमें मिल जाएगा 39। 17 के केस में 17 दूना 34, 17 तियाँ 51 लिख लेंगे, 51 में आ जाएगा हमारा 5 में गुणा 10 हो गया 50 और माइनस कर देंगे 1। अब छोटी सी बात और यहाँ पे याद रखनी होती कि जो ये अंक आ रखे हैं हमारे, ऐसा क्यों किया गया उसे भी समझ लो। ये 2 आया है, 1 आया है, 4 आया है, 5 आया है, इन्हीं नंबर्स का यूज है। जैसे हम साथ में क्या पढ़े हैं कि संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, 2 गुना करने का रीज़न यही 2 है, इसीलिए 2 गुना करते हैं। इकाई के अंक 2 गुना प्राप्त संख्या से घटाने पर। अब दूसरी बात ये आती है, ये तो एक ज़्यादा लिखा है ना, यहाँ पे +1 है, तो जहाँ पे +1 होगा वहाँ पे हम माइनस कर देंगे, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस कर लेंगे, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस कर लेंगे, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ प्लस कर लेंगे। आगे के जो डिजिट होंगे इसके बाद वाले, वहाँ भी यही पैटर्न काम करेगा। हम नियर 10 की पहाड़े के आसपास की संख्या ले लेंगे जो उसके मल्टीपल में आती हो, मल्टीपल में आने के बाद 10 के साथ गुणे में लिख लेंगे और प्लस माइनस में 1 आ जाए, बस जो प्लस माइनस में चिन्ह आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का कर दो, मतलब घटा देंगे। अगर यहाँ पे +1 है तो आगे चलकर संख्या घटा देंगे, माइनस का 1 है तो जोड़ देंगे, माइनस का 1 है तो जोड़ देंगे। गुणा किसका करेंगे, इकाई के अंक में, इकाई के अंक में ही गुणा करना है। 7 के लिए 2 का, 11 के लिए 1 का, 13 के लिए 4 का और 17 के लिए 5 का। अब 17 के लिए 5 का कर लिया। अब कुछ संख्याओं को ले लेते हैं, जैसे हमने 7 की व्यवस्था देख रखी है, ये भी काम करती है, 11 की व्यवस्था देख रखी है, ये भी काम करती है। 13 के लिए संख्या ले लेते हैं हम, सपोज करिए 40 95, एक संख्या ले ली 40 95। अब हमें पता करना है ये संख्या 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, अभी आप ऐसे ही भाग करके भी चेक कर सकते हो सीधे सीधे, लेकिन अगर ये पैटर्न आप समझ गए तो जो बड़ी बड़ी संख्या होंगी उनकी व्यवस्था करनी भी पता हो जाएगा। इन फ्यूचर जब आप CDS या CPU का एग्जाम देते हो तो वहाँ पर इन्हीं संख्याओं पे इन्हीं से व्यवस्था पूछता है और एक वैल्यू हिडन कर देता है, वहाँ दिक्कत आती है। अगर ये समझ जाओगे तो वो इशू भी खत्म हो जाएगा। 13 के लिए क्या करना है, हमने देखा है कि 10 का जो मल्टीपल यहाँ हमने लिख रखा है 4, जैसे इकाई अंक का दूना करते थे तो यहाँ पे इकाई अंक का 4 गुना करेंगे, इकाई अंक का 4 गुना करेंगे। इकाई अंक हमारा 5 है, 4 गुना कर लेंगे। ठीक वही प्रोसेस साथ में हमने क्या देखा, इकाई अंक का दूना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या से, तो इकाई अंक छोड़ने बनी संख्या से कितना है 709, और वहाँ पे था घटाने पर। घटाने पे क्यों था, क्योंकि यहाँ प्लस लगा था इसलिए घटाने पर। अब यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 चौको कितना हो गया 20, और ये 20 यहाँ जोड़ लेंगे तो ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, 429। अब 429 के बाद में फिर से देखेंगे, यहाँ की लिखा हुआ है 4, 9 चौक 36। अब संख्या को छोड़ के लिखेंगे, इकाई में छोड़ देंगे जिसमें गुणा करते हैं। अगेन यहाँ पे 4 का गुणा हुआ तो 9 चौक 36 हो गया, बचा कितना 42। और पहले की ही तरह अगर यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ प्लस हो जाएगा 6 2 8 और 4 3 7 आ गया 78, और 78 13 के पहाड़े में ही आता है। 13 छंग 78, संख्या 4 अंकों की हो, 5 की हो, 6 अंकों की हो, हम इसी पैटर्न पे काम करेंगे, हमें पता चल जाएगा संख्या 13 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक इसी तरह हम 17 के लिए देख लेते हैं। 17 के लिए 51 लिखा हुआ है, 51 हमने क्या किया 10 का गुणज लिख लिया, 10 पना 50 माइनस 1 कर दिया, फाइनली 51 मिल जाएगा हमें। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इकाई के गुणा किसका करना है, 17 के लिए 5 का करना है। अब कोई संख्या लेते हैं जिसमें 17 की डिविजिबिलिटी चेक हो जाए, तो एक संख्या ले ली हमने, सपोज करिए 5 5 5 5 5 3 5 5 संख्या ले ली हमने, 5 3 5 5। यहाँ पे क्या करेंगे, 17 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ये संख्या 17 से कटेगी या नहीं कटेगी, इस पैटर्न से पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है
तो इकाई के अंक में 5 का गुणा कर देंगे। जब इकाई के अंक 5 का गुणा कर दोगे बन जाएगा 25, और इकाई का अंक छोड़ने पर ही घटाना हो या जोड़ना हो वो अंक फिर छोड़ देंगे जिसमें गुणा हो चुका है। 535 बचा है तो हो गया 25, तो प्लस ले लिया था हमने, यहाँ जोड़ देंगे 25 को, 5 5 10 हासिल हो गया, 1 3 2 5 और 1 6 हो गया हमारा 560। अब 56 आ गया है, तो फिर से करेंगे हम यहाँ पे कितना कर लिया था, 5 ले लिया था, 5 का गुणा हमने कर दिया था इसमें 55 25, और इसके बाद जोड़ लिए 5 5 10 3 2 5 और 1 6 और 500 आ गया 60। अब 17 चौको आप करोगे यहाँ पे 17 3 51 बचेगा 4 40, संख्या नहीं घटेगी। संख्या कितनी दी गई है 53 55 53 55। तो यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। 5 है, 5 का गुणा करेंगे हो जाएगा 25, और 25 को माइनस कर दोगे, 25 को प्लस करेंगे 35 से, 5 5 10 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया 560। 60 में 0 है, 0 में 5 का गुणा करोगे वही रिजल्ट आ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि 17 से संख्या विभाज्य है नहीं। कोई भी संख्या विभाज्य अगर होती है आपको यही करना है, इकाई के अंक में 5 का गुणा कर दोगे, जो भी रिजल्ट आएगा उस इकाई के अंक को छोड़ के आप 17 जो इकाई छोड़ के जो भी रिजल्ट आया उसको जोड़ दोगे, आपको पता चल जाएगा डिविजिबिलिटी इसकी ये विभाज्य है या नहीं है। अब इसी पैटर्न पे और देख लेते हैं। सपोज करिए हम 23 का चेक करना चाहें कि 23 से संख्या घटेगी या नहीं घटेगी। 23 के लिए क्या है, 23 को हम देखेंगे 10 के पहाड़े के नियर अबाउट 23 का कोई गुणज है या नहीं है। 23 दूना 46 है, 23 तियाँ 69 हो गया है, 69 नज़दीक है, 10 के पहाड़े के 70 के आसपास है। तो 69 को लिखेंगे कैसे, 70 बना लेंगे, लिखेंगे यहाँ 7 गुणा 10, 70 हो गया, माइनस कर देंगे 1, फाइनली 69 आ गया। ठीक है, एक संख्या और ले लेते हैं 23 के साथ में, 29 ले लेते हैं। 29, अब 29 खुद पास में है 30 के, तो इसे लिख लेते हैं हम 29 आ जाएगी हमारी, 3 में गुणा 10 हो गया 30 माइनस 1, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, और हमें पता है कि जहाँ पर -1 होता है उसे प्लस कर लेते हैं, जहाँ पे माइनस होता है उसे प्लस कर लेते हैं। एक बात हमें ये याद रखनी, चिन्ह उल्टा कर देना है। दूसरी बात ये याद रखनी, इकाई के अंक में गुणा किसका करना है, तो इकाई के अंक में गुणा करना है इन डिजिट्स का जो 10 के मल्टीपल में लिखे होते हैं। अब संख्या लेके चेक कर लेते हैं 23 का या 29 का। हमने ले लिया 23 के लिए कोई एक संख्या चुन लेते हैं, 72 45। चेक करके देखते हैं 72 45 को, 72 45 क्या ये संख्या 23 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। और इसी पैटर्न पे चेक करते हैं। हमने बताया ये जो मल्टीपल 10 का लिखा है इसका गुणा 7 में ही करना है, यानी कि इकाई के अंक में करना। तो यहाँ इकाई के अंक 5 का गुणा करोगे 7 पना 35, इकाई का अंक अब छोड़ दो, बचा कितना 724। अब 35 का क्या करना है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है क्योंकि -1 था तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस कर लेंगे यहाँ पे 35, 5 4 हो गया 9, 3 2 5, अब ये बन गया 759। अब क्या करना है, फिर से 9 7 63, 75 लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर से गुणा हो गया 7 का, ये अंक ही छोड़ देना है, 9 7 63, और हम कर क्या रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 63, 5 3 हो गया 8 और 7 6 हो गया 13। तो यहाँ पर जो हम चेक करेंगे 3 18, 23 का 6 बार करोगे 3 18 और 6 दूना 12 और 1 13, 23 का भाग इसमें चला जाएगा, वो भी कितनी बार जाएगा, 6 बार डिवाइड है ये। इस बात का मतलब हमें पता चल गया अगर 23 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो 69, और यहाँ पे आ गया 7। ये बात ठीक वैसे ही है, 7 की जैसी व्यवस्था बनाई गई थी उसी तरह 11 की बनाई गई है, 13 की है, 17 की है, 23 की है, 29 की, जो भी प्राइम नंबर है वहाँ पे यही पैटर्न काम करता है। ठीक इसी तरह 29 को चेक कर लेते हैं। 29 में हमने देखा था 29 खुद नियर अबाउट है 30 के 10 के पहाड़े के, हमने लिखा 3 3 में गुणा 10 कर लिया -1। अब हमें यहाँ पे अगर माइनस है उसका उल्टा लिख लेते हैं प्लस, क्योंकि फाइनली जब हम इकाई के अंक का 3 गुना करेंगे, 29 के लिए 3 गुना किया है, 23 के लिए 7 गुना किया है, तो जहाँ माइनस है वहाँ पे घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, और जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे घटा देंगे। कोई संख्या ले लेते हैं 29 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए। मान लीजिए हमने ले लिया है 91 35। अब ये 29 से डिविजिबल है या नहीं, इस पैटर्न पे चेक करते हैं, क्योंकि 29 की तो टेबल आती नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 3, इकाई के अंक में 3 का गुणा कर लेंगे, 3 5 15 हो गया 913। अब 15 लिख लिया हमने, यहाँ पे अंक छोड़ देना है, अंक छोड़ देना है, प्लस लिखा है, जोड़ लेंगे, 5 3 8 हो गया, 1 1 2 हो गया 928। फिर से वही करना है, इकाई का अंक 8 है, 3 का गुणा करेंगे, 8 3 24, तो यहाँ पे 92 लिखा है और यहाँ बन जाएगा 24, 4 2 6 हो गया, 9 2 11 116, 9 3 27, 9 4
36, 29 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार, 4 बार चला जाएगा। 29 का भाग 116 में जाएगा 4 बार, ये संख्या पूरी पूरी डिविजिबल होगी। अब इसी तरह अगर आपसे कोई 31 का पूछ ले तो आप आसानी से बता दोगे। 31 में क्या करोगे आप, 31 नियर अबाउट खुद 30 के है तो कर लोगे 3 में गुणा 10 और प्लस कर लोगे 1। और ध्यान क्या रखना है, ध्यान तुम्हें ये रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो हम जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। और इकाई के में गुणा कितने का करेंगे, 3 का। इकाई के अंक में 3 का गुणा कर देना है, इकाई अंक छोड़ के उस संख्या को घटा देंगे। इसी तरह आगे कोई भी संख्या जैसे सपोज करो 37 आ जाए, 37 की टेबल काउंट करेंगे, 10 के मल्टीपल में कोई भी डिजिट मिल जाए जो नियर अबाउट इसके हो, वहाँ से हम इसकी डिविजिबिलिटी को पता कर लेते हैं। दोबारा देख लेते हैं आज तक की क्लास में हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने चेक किया था कि डिविजिबिलिटी रूल में जो अंक होते हैं, है ना, वो कहाँ से स्टार्ट हो, क्वेश्चन कहाँ से बनता है। क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है 3 से 9 से 11 से, कुछ क्वेश्चन 8 से बन जाते हैं, कई बार 2-2 संख्याओं को लेकर के बन जाते हैं, जैसे 99 है, 88 है, 72 है। अंक वही लिए जाएंगे जिनकी विभाज्यता 1 से 10 के बीच में होती है, क्योंकि 2 अंकों से ही, 2 अंकों का गुणा करने पर ही वो संख्या बनेगी। और प्रश्न भी ऐसा बनाया जाएगा, अगर 88 से विभाज्यता पूछी जाएगी, वहाँ पे 8 आ रहा है, तो आखिरी के जो 3 डिजिट होंगे वहाँ पर ही एक वेरिएबल आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप 8 की विभाज्यता लगा करके उसका मान पता कर लो, और साथ में जो 11 है उसकी सहायता से दूसरा पता कर लो। अगर 72 को लेकर के क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहाँ पे भी जो 2 डिजिट होंगे, 8 है वहाँ पे, 8 नेम 72, तो आखिरी के 3 डिजिट में कोई एक वेरिएबल छुपा दिया जाएगा, 8 की डिविजिबिलिटी लगा के उसका मान मिल जाएगा, फिर 9 की डिविजिबिलिटी मान के दूसरे का मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखा था एक सबका मल्टीपल होता है 2 में अंतिम का अंक हो या 0 हो, 4 में क्या है, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हो या अंत में 2 शून्य हो, 8 में अंत के 3 अंक विभाज्य हो या 3 शून्य हो। इसी तरह 3 और 9 में हमने देख लिया है कि संख्या के अंकों का योग 3 से पूछा जाए 3 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से पूछा जाए 9 से विभाज्य होना चाहिए। अगर परिभाषा ना याद रहे तो हम सीधा जो भी संख्या लिखी मिलती है वहाँ पे 3 से पूछा जाए, जितने जहाँ 3 बन रहे हैं वो ले लेंगे, जो बचेगा उसमें क्या जोड़ने पर 3 का भाग चला जाएगा वो उत्तर बन जाएगा। जब 9 से पूछा जाए तो जो भी संख्या लिखी जहाँ पे 9 बनेगा उसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे, जो संख्या बचेगी जिसका मान पता करना है XYZ, उसमें उसकी जगह क्या ले लें कि 9 का भाग चला जाए, इससे 9 का मान जो वेरिएबल होगा वो पता चल जाएगा। 3 हो गया, 9 हो गया, 5 आसान है, लास्ट में 0 हो या 5 हो, 10 में भी लास्ट में 0 होने चाहिए, 100 में लास्ट में 2 0 होने चाहिए, 1000 में एक पैटर्न बन जाता है, 1000 में लास्ट में 3 0 होने चाहिए, जैसे कि 2 में 1 अंक है, 4 में आखिरी के 2 अंक ले लिए, 8 में आखिरी के 3 अंक ले लिए, 16 में आखिरी के 4 अंक ले लेंगे। ठीक इसी तरह फिर हमने क्या देखा कि 6 की व्यवस्था क्या होती है। 6 की व्यवस्था में देखा कि संख्या अगर 2 और 3 दोनों से कट जाए, क्योंकि जो भी प्राइम नंबर है तो कोई बात नहीं, जो आखिरी पैटर्न सीखा था वहाँ से निकाल लेंगे। अगर प्राइम नंबर नहीं है, कोई कंपोजिट नंबर दे दिया जाए तो उसके फैक्टर कर लेते हैं, और फैक्टर करके हम पता कर लेते हैं कि संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। 6 2 और 3 से मिल करके बना है तो 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, पता चल जाता है कि संख्या 6 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। फिर बात करेगी 7 की। 7 में क्या याद रखना है कि अगर परिभाषा की बात करो, संख्या की इकाई के अंक का दूना, संख्या का इकाई अंक छोड़ने पर जो मान दूना वाला आया उसे घटा देंगे, प्राप्त मान अगर 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। दूसरा क्या है कि एक अंक, कोई भी सिंगल अंक, कोई भी एक अंक 6 बार रिपीट करके लिख दिया जाए तो संख्या 7 से जरूर विभाज्य हो जाती है। 2 अंकों की संख्या 3 बार लिख दी जाए, संख्या 7 से जरूर कट जाती है। 3 अंकों की संख्या 2 बार लिख दी जाए, संख्या 7 से जरूर कट जाएगी। अगर निश्चित 6 अंक ना हो, 5 हो, 7 में हो तो 3-3 के पेयर बना लेते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं, तब भी 7 से संख्या पूर्णतया विभाज्य हो जाती है। बाकी 11 से ऊपर की जो संख्याएं थी उनको हमने देख लिया है कि किस पैटर्न पे वो काम करती हैं, कैसे 7 की व्यवस्था काम करती है, कैसे 11 की काम करती है, 13 की, 17 की, 23 की, 29 की, 31 की। अब जो इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो आपको एक डिस्क्रिप्शन जो हमारा चैनल है उसी के लिंक में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे आपको जो भी क्लास यहाँ पे होगी कॉन्सेप्चुअल, उसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन वहाँ पे आपको मेंशन होंगे, दे दिए जाएंगे। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, डेली प्रैक्टिस करें। आज की क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल देख लिया है। पिछली 2 क्लासों में मेन टॉपिक थे, एक यूनिट डिजिट देख लिया है और इसके बाद एक कैटेगरी जो नंबर्स की होती है वो देख ली है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा रिमाइंडर थ्योरम से, सेस्फिल प्रमेय से, जो इसी चैप्टर का एक पार्ट है। बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। धन्यवाद।